जो कीमोथेरेपी के होते हैं उसमें पूरे बाल चले गए। तो उस टाइम पर लगा थोड़ा सा कि क्या हुआ है। 24 आवर्स आपको ऐसा लगता रहेगा कोई आपको ऐसे निडल्स सुइयाँ चुभा रहा है पूरी बॉडी में हर तरफ से। नर्क में ये चीज़ें होंगी, ऐसे आपको करेंगे टॉर्चर, वो है वो सब आप उसमें फील करते हो। मैं सिर्फ 16 साल की थी, 16 इयर्स की मैं थी जब ये सब चीज़ें हो रही थी। पूरा फेस मेरा और जहाँ पर भी वो रेडिएशन गई है पूरा इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया। परमात्मा साथ था, उन्होंने उस चीज़ से लड़ने की शक्ति दी। ये क्वेश्चन माइंड में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्यों। यदि किसी को बचपन में ही कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कहते हैं दवा से ज्यादा हिम्मत और सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो कैंसर हार जाता है और जिंदगी जीत जाती है। ऐसी ही एक घटना है जिसमें परमात्मा शक्ति और हिम्मत से असंभव भी संभव हो गया। एक नए अनुभव के साथ गॉड ब्लेस सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। 16 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ था जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, छोटी एज है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि उसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सो आपने हमें पूरा एक्सपीरियंस सुना है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपने क्या फेस किया और एक जीत हासिल करके आज आप हमारे सामने मौजूद हैं। तो थोड़ा बताइए कि आपको हुआ क्या था। ओके, तो 16 इयर्स की मैं थी, 16 साल की, 2013 की ये बात है। अभी उस टाइम पर थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ, तो जब पीजी रेफ़र किया तो वहाँ पर एडमिट हुए, पता चला कि ब्लड कैंसर मुझे था। जब ये डॉक्टर्स ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है। कभी उस बीमारी का नाम नहीं सुना, कभी उसके बारे में किसी को बात करते नहीं सुना, उसकी नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। एक ऐसी डिजीज़ उन्होंने हमें बताई कि आपको है। आपको 2 कीमोस तक आपको पता भी नहीं लगा? नहीं, 2 कीमोथेरेपी मुझे दे दी गई। सेकंड कीमोथेरेपी में पूरे बाल भी निकल गए। उसके बाद तक भी मुझे नहीं, उसके बाद तक भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो मेरी फैमिली थी उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने सोचा था कि बच्चा है, डर ना जाए, घबरा ना जाए। जो पहला कीमो हुआ तो काफी पेनफुल प्रोसेस है, तो उसमें मतलब आपको डर नहीं लगा कि ऐसा क्या बीमारी हो गई है जो इतना पेनफुल होता जा रहा है सारा ट्रीटमेंट? मैं बहुत छोटी थी, तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट कीमोथेरेपी दी, उसके बाद जो मेरी कंडीशन हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो इतना पेनफुल होता है, ऐसा लगता है आपकी पूरी बॉडी में कोई निडल्स चुभा रहा है 24 आवर्स। तो बिल्कुल बस मुझे कंप्लेन थी मम्मी को कि ये इन्होंने मुझे कौन सी मेडिसिन दी है जो इतना ज़्यादा दर्द कर रही है, बस वही था। तो जब मुझे सेकंड कीमोथेरेपी लगनी थी, उससे पहले जो सीनियर डॉक्टर राउंड पर आते हैं, मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा ये सिस्टर ने ना मुझे कल एक रेड कलर का इंजेक्शन दिया था, उसको देने के बाद ना मुझे इतना पेन हुआ था, तो इनको बोलो मुझे वो वाला इंजेक्शन ना दें। तो वो डॉक्टर भी जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है, तो कौन से सिस्टर थे, किसने दिया था इंजेक्शन? सिस्टर वो इंजेक्शन नहीं देना दोबारा। मेरा मन रखने के लिए उस टाइम पर, बट देना तो था ही। तो मैं खुश कि अच्छा अब नहीं होगा, बट वो बिल्कुल ये था कि जस्ट एक मैं कलर इमेजिन कर रही हूँ कि उस कलर का इंजेक्शन था, वो नहीं चाहिए, उससे काफ़ी पेन होता है। ये टोटल कितनी कीमोज हुई है टोटल? मेरी जो कीमोथेरेपी होती है ना, ये वीकली जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं, 21 कीमोथेरेपी वीकली होती हैं। उसके बाद 21 जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद 27 कीमोज़ होती हैं जो मंथली होती हैं, फिर जो 1 मंथ में एक मिलती है। ये सारे कीमोज़ थे जो दिए गए हैं, और 16 इयर्स के थे, तो उन्होंने 3 इयर्स का ट्रीटमेंट बताया था, जिसमें ये सारा कीमोथेरेपी रहेगा। और उसके बीच में रेडियोथेरेपी भी था। रेडियोथेरेपी 12 बार हुई है। उसके लिए भी जैसे कीमोथेरेपी जितना पेनफुल है, रेडियोथेरेपी भी उतना ही पेनफुल है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल कीमोथेरेपी से अलग ही होते हैं। ट्रीटमेंट चलना था, पूरे 3 साल की एक लंबी जर्नी होती है, तो एक बार मेरे को परमात्मा पे, या ऐसा नहीं है जब कुछ हो जाता है ना किसी को तो सीधा भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब आप तो छोटे से थे, तो उस वक्त आपको लगा नहीं कि आपके साथ क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मतलब बहुत छोटेपन से ही मैं परमात्मा का पता है, नॉलेज है
जुड़े हुए हैं। भले उस बीमारी का, वो डिज़ीज़ का नॉलेज नहीं था, बट मुझे उस एज में कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं, परमात्मा कौन है, ये उस सब की नॉलेज थी। कौन सी एज थी उस टाइम जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं? मैं 5-6 साल की मैं होंगी, 6-7 साल के मैं उस टाइम पर थे। तब सिर्फ जाते थे आश्रम, बुआ जी थे उनके साथ जाते थे, ऐसे बस जैसे जैसे थर्सडे होता था तो भोग मिलता था, वो बस खाने के लिए, और दीदी जो आश्रम के थे उनसे मिलने के लिए जाते थे। जो कोर्स किया है, 7 डेज़ कोर्स होता है, और जब ज्ञान समझ में आने लगा, वो मैं 8th क्लास में थी, 8th स्टैंडर्ड से जाना शुरू किया, तो नॉलेज थी कि कार्मिक अकाउंट्स क्या हैं। कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं कब से ज्ञान में हूँ, मैंने कितनी सेवा भी की है बाबा की शरीर से, तो मेरे शरीर को कैसे ये प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि पता था कि कार्मिक अकाउंट है जो आपको यहीं पर चुक्त सारे करके जाने हैं, और जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। डॉक्टर ने आपको कहा था आपके ट्रीटमेंट के दौरान कि ये मैजिक गर्ल है, वो ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जैसे मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, पर एक होता है ना कि जो परमात्मा का बच्चा होता है वो भीड़ में अलग ही दिखता है। जो उनके बच्चे होते हैं वो भीड़ में, लाखों की भीड़ में वो अलग ही दिखेंगे। पेनफुल कीमोथेरेपीज़ रहती हैं, पता है, लेकिन मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं हमेशा बाबा को साथ लेके चली हूँ, उस चीज़ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैं रही हूँ। जैसे वहाँ पे बहुत यंग एज के भी पेशेंट थे जिनको सेम प्रॉब्लम थी, उनसे ज़्यादा मेरा उन्होंने देखा है कि ये उनसे ज़्यादा हिम्मत वाली बच्ची है, तो वो देखते थे कि उन सब में मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। एक हमारा TLC काउंट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वो काउंट मेरा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, और उस TLC काउंट में कोई भी बड़े से बड़ा भी जो व्यक्ति होगा वो चल नहीं पाता, वो लेटा रहता है, उसको इतना ज़्यादा फील होता है वीकनेस। और मैं आराम से अपने रूम में बैठकर, वो HDU वाला जो रूम है मेरा, वहाँ पे मैं बैठकर टीवी देख रही थी। तो सीनियर डॉक्टर्स राउंड लगाने के लिए आए, तो वो शॉक्ड हो गए मुझको देखकर कि ये इतने कम काउंट में टीवी कैसे देख सकते हैं बैठ के, वो भी इतने मज़े में। अक्सर करके हम लोग देखते हैं कि जब पढ़ाई करनी होती है या जॉब करनी होती है तो हम शहर चेंज करते हैं, देश चेंज करते हैं। आपने ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहर में एंटर किया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। बिल्कुल, जैसे इस बीमारी का कभी नाम नहीं सुना था, ऐसे ही चंडीगढ़ शहर का भी नाम नहीं सुना था, बहुत रेयर सुना था कि बहुत बड़ा कोई शहर है। जो थे पेरेंट्स थे उनको भी थोड़ा था कि ऐसे फाइनेंशियली भी दिक्कतें आती हैं, एक बिल्कुल अपना घर छोड़कर, सब चीज़ें वहाँ पर छोड़कर एक नए शहर में जाकर आपको रहना है, खाना पीना वहाँ पर रहना, ऊपर से इतनी बड़ी डिज़ीज़ के साथ आप बच्चे को लेकर जा रहे हो, उसका खर्चा अलग से, तो आती तो हैं चीज़ें। बट जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से जैसे परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरा पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो उनको पता था कि बाबा साथ लेके जा रहे हैं, तो वो तैयारी भी पहले से करके हमारे लिए वहाँ रखेंगे कि तुम आओगे तो कोई दिक्कत मैं तुम्हें होने नहीं दूँगा, और वो चीज़ हुई भी। किस प्रकार की तैयारियां थी वहाँ पे? चंडीगढ़ आप पहुंचे, आपने बताया था कि एक ही कमरा था जी। और वहाँ से फिर कैसे हॉस्पिटल तक का सफ़र, मतलब कैसे आप तय करते थे कि वहाँ जा रहे हैं, फिर कीमोज हो रहे हैं और उस एक ही घर में, क्योंकि जब कैंसर हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है पेशेंट को, तो वहाँ आपकी फैमिली कैसे मैनेज करती थी? बाबा ने मदद जो तैयार रखी थी वो इस तरीके की थी कि कुछ भाई आए सपोर्ट में जिन्होंने हमें मेडिसिन के लिए हेल्प किया। अब जैसे वो अंकल आंटी थे, उन्होंने हमें बर्तन के लिए सपोर्ट किया। एक भाई थे, उन्होंने हमें सिलेंडर होता है वो भी बड़ा महंगा होता है, वो भी कोई नहीं देता ऐसे, वो भी उन्होंने हमें दे दिया था। हमें था कि जैसे ट्रीटमेंट अभी कुछ टाइम का है, कंप्लीट होगा तो हम चले जाएंगे, बट कहते हैं ना कि परमात्मा की आपके लिए प्लानिंग अलग ही होती है, तो उन्होंने तो अलग ही प्लानिंग अपनी की हुई थी हमारे लिए। तो मेरे मदर थे जिन्होंने ये सब किया है, अकेले हैंडल किया है, पूरा रूम साफ़ करना, क्योंकि उस पेशेंट को सफाई बहुत चाहिए होती है, एक ही रूम में जहाँ पे खाना भी बन रहा है, पेशेंट भी वहीं पे है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता था। तो उन्होंने इस चीज़ का सब उन्होंने किया, ध्यान रखा। राजयोग का अभ्यास आप करते हैं, परमात्मा ने, आपने बताया परमात्मा की मदद ने आपको काफ़ी इस दौरान बहुत हेल्प मिली। एक चीज़ और आपने बताई थी कि आपके सेंटर में बैठ करके बीके सदस्य योग किया करते थे आपके लिए,
तो जैसे मैं क्लास करने जाते थे तो सभी भाई बहन जो वहाँ के थे उनको पता था। उनको जब पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने जैसे मुरली क्लास के बाद वो बैठते थे वहाँ पर, रुकते थे सभी के सभी। उन्होंने बहुत ज़्यादा योग लगाया है, मेडिटेशन किया है, वो वाइब्रेशन मुझ तक पहुँचाए हैं अपने ठीक होने के लिए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, दिल से शुक्रिया है उनको भी कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, उतना उन्होंने मेरे लिए सोचा। तो बाबा के बच्चे होता ना कि एक दूसरे को बहुत करते हैं सपोर्ट, तो वो इस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपने बताया था क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग है शुरू से ही, और जब ये बीमारी भी आई तो आपने बहुत हिम्मत से इसका सामना भी किया। एक केस भी आपने शेयर किया था हमारे साथ कि जब किसी की विल ना हो तो कितना ज्यादा डरावना हो जाता है उसके लिए ऐसे कुछ चीजों को फेस करना। तो विल पावर का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है? अंदर से आपको इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आधी बीमारी आप वहीं पर जीत जाओ, आधी लड़ाई आप खुद से ही वहीं पर जीत जाओ। जब आप अपना विल पावर स्ट्रांग रखते हो, आपको पता है, आपने वो चीज़ ठान ली है कि ये कैसे है, इसको तो मैं हरा कर ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तब आधी जंग आप वहीं जीत जाते हो। जब आप अपना विल पावर स्ट्रांग रखते हो, आप पॉजिटिव रहते हो। कैंसर को जीतने के बाद अब कैसा लगता है? अभी सच बताऊं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि कभी हुआ था ऐसे, जैसे कुछ पुराने पिक्चर्स हैं या फिर वो एक्सपीरियंस याद आता है तो लगता है कि हुआ है। अभी मुझसे कोई मिलता है तो मैं उसे बताती हूँ, तो अभी वो मुझे जिस उसमें देखते हैं तो उनको बिलीव ही नहीं होता। अभी ये मैं बोलना भी चाहूँगी कि कुछ जो लोग होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि अब हम ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमारा फेस वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे बाल निकल जाते हैं कीमोथेरेपी के बाद, तो उनको ये भी डर होता है कि ये वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, हम पहले जैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ठीक होंगे या नहीं होंगे, आगे जाकर हम जॉब कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, सोसाइटी में जा पाएंगे। तो वो बिल्कुल भी अपने माइंड में वो क्वेश्चंस ना लाएं, क्योंकि आप जितना डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट है उतना टाइम वो आपको चीज़ लेती है, बट उसके बाद आप बिल्कुल ठीक भी होते हो। बस आपको पॉजिटिव होकर चलना है, वही सोचकर चलना है कि आपने क्यों नहीं ठीक होगे, बिल्कुल ठीक होगे, उस माइंडसेट से चलना है। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना समय दिया, अपनी स्टोरी शेयर की। हम यही देखेंगे कि बाहर बहुत लोगों को इस स्टोरी से मदद मिले और आगे भी आपकी जर्नी ऐसी ही बहुत खूबसूरत रहे जैसी अब तक चलती आई है, और आपका साथ परमात्मा के साथ यूं ही बना रहे। आपका भी बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे सेवा का मौका देने के लिए कि मैं ये अपनी जर्नी औरों तक भी पहुँचाऊँ, उनको थोड़ा मोटिवेट करूँ अपनी इस जर्नी से, वो भी ये सभी चीज़ें देखें और सीखें कि परमात्मा का साथ हमें कितना ज़रूरी है, उनका साथ हमें कितनी शक्ति देता है हर चीज़ से लड़ने के लिए। हमने अक्सर सुना कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ये मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अनुभव किया। ड्रामा पे निश्चय होना चाहिए, कभी भी हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति मेरे सामने भी आई थी जब मैं माउंट आबू आई थी बाबा से मिलन मनाने। तो बाबा ने उस टाइम की मुरली मुझे आज भी याद है। बाबा ने कहा था आपके साथ कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कभी भी रोना नहीं है। मधुबन में मुझे ऐसे टचिंग हुआ कि बाबा मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि आगे थोड़े ही पल के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है, आपका ड्रामा बिल्कुल पलट जाने वाला है। तो उसके लिए आपको पहले से ही बाबा ने मुझे मधुबन में स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से भेज दिया। जैसे मैं मधुबन से गई, जैसे मैंने अपना बैग रखा, उसी टाइम उसी घड़ी सब कुछ चेंज हो गया। मैंने उस चीज़ की परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना किया। अक्सर बच्चों को जब कुछ होता है तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, फैमिली वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं, और ख़ास करके माएँ, क्योंकि बच्चों के साथ उनका बहुत नज़दीक का रिश्ता होता है। तो मेंटली उनकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैंने सबको समझाया कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में हमेशा तबाही के लिए ही नहीं आते, कुछ रास्ता साफ़ करने के लिए भी आते हैं। तो कभी भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए तो उस टाइम तो हम ज़रूर डगमगा जाते हैं, लेकिन उस परिस्थिति के बाद, उस एग्ज़ाम के बाद जब हम पास हो जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में हमें जितने हर्डल आए या हमें जितना दुख हुआ हम वो सब भूल जाते हैं, और वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि उस गम का बिल्कुल एहसास नहीं होता।
तो अगर कभी किसी की भी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए या कोई भी ऐसी आपत्ति आए तो उस टाइम नहीं हारना है, बस उस टाइम बहुत भगवान का हाथ लेके साथ में चलना है और बस ये रखना है कि ये निकल जाएगा और इसके बाद के जो दिन होंगे वो इतने खुशी भरे होंगे कि गम का एक भी दिन याद नहीं रहेगा।